हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीबी एजुकेशन सिस्टम में। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ यूपी टेट के सीडीपी सब्जेक्ट को लेकर। और जैसा कि आप जानते हैं कि जिस प्रकार से सभी सब्जेक्ट में टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में हम बात करते हैं, आज भी सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में बात की जाएगी। और ये जो टॉप 30 क्वेश्चन हैं आपके, ये आपके शिक्षण विधियों से संबंधित 30 प्रश्न होंगे। और अनेक प्रकार की जिस प्रकार से बन सकते हैं, संभावनाएं हैं, ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, टफ नहीं है और बहुत ही इजी है। अगर आपने थोड़ी सी भी कहीं से भी अपनी नोट पढ़ी होगी तो आप सारे यानी कि टॉप 30 से 30 क्वेश्चंस को आप कर ले जाएंगे। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। एक बात और कि यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं और हमारी वीडियो से पहली बार अवगत हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहले पहुँचे। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज के पहले सेशन को। और आज की जो वीडियो होगी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं होगी, डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ हम आंसर देख लेंगे। थोड़ी मोड़ी जो एक आध टिप्स जो इम्पोर्टेंट होगा उस पर थोड़ी सी चर्चाएं हो जाएंगी, बहुत डिटेल में आज की वीडियोस नहीं होंगी। इसके पहले पियाजे वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग पे बहुत सारे क्वेश्चन हम टॉप 30 के क्वेश्चन ले चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके पीबी एजुकेशन चैनल पे चेकआउट करें। आपको कल की वीडियो अपलोड हुई है, जाके आप देखें और बहुत ही और बताएं फिर कि आपको वो वीडियो कैसे लगी। शुरू करते हैं। शिक्षण सिद्धांतों में निहित है। जो शिक्षण टीचर जो तरीका अपनाते हैं किसी भी बच्चे को पढ़ाने के लिए, जैसे एक क्लास में मैं हमेशा कहती हूँ कि एक क्लास में 20 बच्चों को अगर हम पढ़ा रहे हैं तो 20 बच्चे जो हैं उनके व्यक्तित्व, उनके बोलने के तरीके, उनके सीखने के तरीके, उनके तर्क करने की क्षमता, सोचने की क्षमता एक जैसी नहीं होगी, सब डिफरेंस होंगे। तो इस प्रकार से प्रत्येक बच्चे को पढ़ाने का तरीका एक जैसा नहीं होगा। 20 बच्चे हैं तो हो सकते हैं 10 बच्चे ऐसे हैं जो एक ही तरीके के पढ़ाने से वो सीख जाएं, लेकिन 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें 10 तरीक़ों से आपको पढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि कुछ बच्चे बहुत जल्दी कवर करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, और बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको समझने में और चीज़ों को हल करने में टाइम लगता है। तो वो शिक्षण सिद्धांतों में क्या निहित होता है? शिक्षण का व्यवहार, छात्र का व्यवहार, शिक्षक का व्यवहार, उपयुक्त सभी। तो देखिए, जब शिक्षण सिद्धांत, जब हम एक टीचर पढ़ रहा है, एज ए टीचर हम सीख रहे होते हैं शिक्षण विधियों को, तो उसमें क्या ज़्यादा बताया जाता है? तो वो आपके व्यवहार की चर्चा बहुत कम होती है। ऐसा नहीं है कि चर्चा नहीं होती, शिक्षक के और शिक्षण के व्यवहार की भी चर्चा होती है। लेकिन जब हम बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा मेन बात कहाँ होती है, तो वो बात होती है छात्र के व्यवहार की। तो शिक्षण सिद्धांतों में सबसे ज़्यादा छात्र के व्यवहार की बात की जाती है, ताकि और वो भी एक ही प्रकार के नहीं, कई प्रकार के बच्चों को किस प्रकार से समझाना है, वहाँ पे ये बातें होती हैं। शिक्षण का संबंध है किससे? अधिगम से, अभिभावकों से, विद्यालय से, राज्य से। तो देखिए, ये कितना ईजी और कितना आसान है। आप उसी तरह बता सकते हैं कि शिक्षण का संबंध हमेशा अधिगम से है। अधिगम मतलब सीखना या लर्निंग, ठीक है, सीखना या लर्निंग। हमेशा कोई भी चीज़ ऐसे हम सीख लेते हैं वो हमारा अधिगम नहीं होता। अधिगम वो होता है जो अस्थायी रूप से हमें चीज़ें न भूले। जैसे कि हमें हमारा नाम, बचपन में स्वर और आपका व्यंजन भी कभी कभी लोग भूल जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन वो अधिगम जो अस्थायी रूप से आपको चीज़ें याद हों, आपको कभी न भूले, आपको रिकॉल न करनी पड़ी, तो दूसरे का पहला आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है। निगेटिव पूछ रहा है, जो निगेटिव होगा वही ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन है क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि। तो देखिए, जब हम, चाहे आप हों चाहे बच्चे, अगर कुछ भी कोई भी व्यक्ति सीखता है तो उसमें हमेशा सिद्धांत होते हैं। जैसे कि आपके थॉर्नडाइक साहब ने तत्परता का सिद्धांत दिया है, अभ्यास का। इस तरह से जो सिद्धांत होते हैं वो हमारे अधिगम में, हमारे सीखने में बहुत इम्पोर्टेंस रोल अदा करते हैं। तो इसमें जो है प्रेरणा का सिद्धांत है, हम बच्चों को मोटिवेट करेंगे। रुचि, जब बच्चों के पास रुचि रहेगी जिस सब्जेक्ट को लेकर, उसमें ज़्यादा अच्छे रहेंगे और वो उन्हें पढ़ने में मज़ा आएगा।
प्रयोगात्मक कार्यप्रविधि हमेशा होती है और एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं बच्चे खुद से चीज़ों को, ताकि वो चीज़ों को अच्छे से सीख पाएँ। लेकिन क्रियाशीलता का सिद्धांत शिक्षण के अधिगम में नहीं है। ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये निगेटिव है, निगेटिव ये है, सही ऑप्शन हो जाएगा पहला। आगे देखते हैं संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन, बातचीत करने का माध्यम। ठीक है, संप्रेषण वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति एक ही संगठन में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं ताकि एक साझा या सामान्य उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। यह कथन किसका है? देखिए, कथन जो होते हैं उसमें कुछ भी आप जो है ट्रिक नहीं लगा सकते, उसको आपको समझ लीजिए एक रटना ही है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट एग्जाम के टाइम में पूछे जाते हैं। जैसे कि सीखना किसे कहते हैं, व्यवहारवाद से संबंधित बहुत प्रश्न होते हैं, क्योंकि जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अपनी अपनी मत रखी है, चाहे वो सीखने से संबंधित किसी भी टॉपिक पे हो, तो उनको याद करना है। थोड़ी सी कीवर्ड होते हैं जिसे आप कीवर्ड कहते हैं, तो कीवर्ड जो होते हैं उनको अगर हम ध्यान में रखें तो हम सही कर सकते हैं चीज़ों को। फिलहाल उनके बारे में डिटेल 1-8 घंटे की वीडियोज आएंगी जब कथन के ऊपर बात की जाएगी, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट। तो इस संप्रेषण व साधन है, संप्रेषण के बारे में जो बात होती है वो कौन करते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। एडगर डेले साहब, C.I. बर्नार्ड, लेक्स, इनमें से कोई नहीं। तो 4 के जो सही आंसर की बात कर ली जाए वो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि संप्रेषण के बाद अब के बर्नार्ड साहब कहते हैं। आगे देखते हैं, संप्रेषण के प्रकार है, कम्युनिकेशन, काइंड ऑफ कम्युनिकेशन पूछा जा रहा है। शाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये ऑप्शन बहुत ही इजी है। बातचीत करने के तरीके हो सकते हैं 2 प्रकार के। एक शाब्दिक, जो आप बोलचाल के माध्यम से अपनी भाषा के माध्यम से कहते हैं, शाब्दिक संप्रेषण हो जाएगा। दूसरा अशाब्दिक, जिसको आप सांकेतिक रूप से कहते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन, मतलब कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे और जो सबसे बेस्ट है वो तीसरा ऑप्शन सही है। तो 5वें का सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा तीसरा। संप्रेषण के घटक हैं, ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी वो बात हो रही है यहाँ पे। प्रेषक, संदेश, ग्राही और ये सभी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप कर पाएंगे। प्रेषक, संदेश और ग्राही। संदेश यानी कि मैसेज जो आपका हो जाएगा, ग्राही जो उसको रिसीव करने वाला होगा, और प्रेषक जो प्रोडक्ट करेगा चीज़ों को, जो बताएगा। जैसे संप्रेषण के माध्यम की अगर समझने की इस क्वेश्चन के हिसाब से बात करें, तो अगर आप एक स्कूल में हैं तो जैसे प्रेषक का काम जो है आपके शिक्षक कर रहे हैं और संदेश कुछ दे रहे हैं, वो अपने भाषा के माध्यम से आपको कुछ चीज़ सिखा रहे हैं, और ग्राही यानी कि रिसीवर आप हो गए। तो इस तरह संप्रेषण के जो घटक हो जाएंगे वो तीनों हो जाएंगे और ये सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से श्रव्य सामग्री नहीं है। तो देखिए, ये जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके हिंदी में। हिंदी सब्जेक्ट में इस प्रकार के क्वेश्चन मिल जाते हैं, और हिंदी की भी बहुत सारी वीडियोज अपलोड है, EVS की बहुत सारी वीडियोज अपलोड है, आप जाके देखें, और अगर आपको पसंद लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, तो श्रव्य सामग्री नहीं है, निगेटिव वाला पूछा जा रहा है। रेडियो, चलचित्र, टेलीविज़न और मानचित्र। 7वें की अगर सही आंसर की बात कर ली जाए तो श्रव्य सामग्री नहीं है, यानी कि जिसके द्वारा सुना नहीं जा सकता, वो बात हो रही। तो रेडियो को आप सुनते हैं, सॉन्ग्स। चलचित्र, जैसे कि आप अगर टेलीविज़न में चलचित्र आप देख रहे हैं पिक्चर्स को, ठीक है, तो वो भी आपको सुनाई देती है टेलीविज़न, तो आप समझ रहे हैं। तो मानचित्र ऐसा है जो सिर्फ हम देख सकते हैं, एक ही श्रव्य सामग्री नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया है क्या है। एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की बात कर ली जाए तो उसमें कौन सी प्रक्रिया होगी, एक पक्षीय होगी, द्विपक्षीय होगी, दोनों होगी, इनमें से कोई नहीं। तो 8वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जब प्रभावी संप्रेषण तभी होगा। देखिए, अगर क्लास में आप हैं एज अ टीचर और बच्चे आपके साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो वो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वो चीज़ें सही नहीं है, क्योंकि जो क्लास में कक्षा में खामोशी, ये जो है मनोविज्ञान नहीं कहता, ये सही नहीं है। आप बच्चों के साथ कम्युनिकेट करें, बच्चे आपके साथ कम्युनिकेट करें, आप अपने प्रश्नों को रखें, अपनी बातों को रखें, बच्चे भी अपने प्रश्न रखें, आपसे साझा कर एक दूसरे से साझा करके जब बच्चे सीखेंगे तो वो प्रभावी संप्रेषण होगा, यानी कि द्विपक्षीय हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। शिक्षण प्रक्रिया के पक्ष हैं कैसे, शिक्षार्थी, शिक्षक, पाठ्य वस्तु और ये सभी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कि इसको समझाने की ज़रूरत है। अगर
मैंने कहा था अगर आपने सरसरी निगाह से भी नोटबुक पढ़ी हुई है तो आप आसानी से कर पाएंगे, और अगर आप रियल लाइफ में भी इनको अपने रियल लाइफ से ऐड करके देखेंगे, एनवायरनमेंट से जोड़ के देखेंगे, तब भी आप इनको सही करेंगे। तो शिक्षक प्रक्रिया के तीनों पक्ष हैं, शिक्षार्थी भी ज़रूरी हैं, शिक्षक भी ज़रूरी हैं, और अगर ये दोनों रह के क्या करेंगे जब पाठ्य वस्तु ही न हो कि हमें बच्चों को सिखाना क्या है, तो ये सभी हो जाएगा सही ऑप्शन। शिक्षण सिद्धांत का अधिनियम है क्या है? अभ्यास, क्रियाशीलता, प्रत्यक्षीकरण, ये सभी। तो देखिए बहुत ही आसान ये भी है। शिक्षण सिद्धांत का अधिनियम यही है कि हम बच्चा हमेशा अभ्यास करे, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। जो चीज़ हमें नहीं आ रही, जैसे कि बहुत लोग होते हैं मैथ में, उनका मैथ अच्छा नहीं होता, तो अभ्यास करेंगे और वो कंटिन्यूअसली करें, क्रियाशीलता रहे। ऐसा नहीं कि बोर हो जाएं बच्चे, और प्रत्यक्षीकरण हो, उसमें प्रूव करने की क्षमता हो। तो ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, ये सभी ऑप्शन, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, किसने किया था? ब्रूनर ने, ब्रूनर है बना लीजिएगा। बियो स्मिथ ने, स्मिथ के नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, इनका पूरा नाम बियो स्मिथ है। और फ्लैंडर्स ने, सुकरात ने। अब ये बताएं कि सुकरात किस वाद के या संप्रदाय के जो रहे हैं, सपोर्टर रहे हैं, ठीक है। तो ग्राहमे के सही आंसर की बात करें तो वो आपके चौथे ऑप्शन ही सही हो जाएंगे, सुकरात जी। आगे देखते हैं, शिक्षण का सूत्र नहीं है, कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, प्रेरणा का सिद्धांत। तो देखिए ये सारे जो टॉपिक्स हैं इन पे डिटेल में बात की जाएगी, और एक प्रॉपर तरीके से, एक प्रॉपर वे से पूरा एक साथ सारे शिक्षण सिद्धांतों को लिया जाएगा, चाहे वो सूक्ष्म से स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर हो, सरल से जटिल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर हो, सबके बारे में बात की जाएगी। फिलहाल यहाँ पे बात कर ली जाए तो बारहवें के सही आंसर को आप जान ही गए होंगे कि प्रेरणा का सिद्धांत संप्रेषण के लिए था, लर्निंग के लिए था, शिक्षण सूत्र के लिए नहीं। आगे देखते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, सरल से जटिल की ओर। देखिए 13वें के सही आंसर की बात करें तो आप ये देख लेंगे कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर, जैसे कि पहले अगर ऑप्शन देख लें, आंसर देख लें, कहने का मतलब है 13 के आंसर की बात करें तो दूसरा ऑप्शन तो सही हो जाएगा कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर को मूर्त से अमूर्त की ओर भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम मूर्त से अमूर्त की ओर है। तो जैसे छोटा बच्चा होता है, मैंने अभी कल ये बताया है आपको एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल जो होते हैं हर क्वेश्चन में सटीक बैठ जाते हैं। तो मूर्त, जैसे छोटा बच्चा है वो हमेशा जो सामने देखेगा उन्हीं चीज़ों पर विश्वास करता है, क्योंकि वो जो जैसे कार्टून है बच्चा देख रहा है तो उसमें वो जो भी किरदार निभाए जा रहे हैं वो बच्चा खुद को वहाँ पे रखेगा कि टॉम एंड जेरी चल रहे हैं तो वहाँ पे जो जीत रहा है वो मैं हूँ, है कि नहीं? जहाँ बच्चे का इंटरेस्ट होगा जिस किरदार में, वो वहाँ पे अपनी कल्पनाओं को ले जाएगा। तो पहले जो दिखाई देता है बच्चे उसको रियल मानते हैं, फिर आगे चलते चलते जैसे क्लास 8 तक हमें ऐसे ही बताया जाता है, 5 तक तो पहले, अब तो 5 तक बताया जाता है, फिर 6 से हमें ग्रेविटी के बारे में बताया जाता है, और फोर्सेस, अलग अलग फोर्सेस के बारे में बताया जाता है। तो इस तरह से हम अमूर्त, जो चीज़ दिखाई नहीं देती उसके बारे में भी जानना शुरू कर देते हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। गेस्टाल्ट है यहाँ पे, गेस्टाल्ट, ठीक है, आप बना लीजिएगा गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण सूत्र है, ठीक है। गेस्टाल्टवाद में अगर गेस्टाल्टवाद के जो मनोवैज्ञानिक हैं अगर आपको याद हैं तो उनके नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक पर आधारित शिक्षण सूत्र है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की, पूर्ण से अंश की ओर, सरल से जटिल की ओर। 14 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो पूर्ण से अंश की ओर, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आप घबराइए नहीं, इनके बारे में पूरी डिटेल में चर्चा होंगी, कल होंगी, पूरे अच्छे तरीके से होंगी। आगे देखिए, शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए, यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है? जैसे कि हमेशा कहा जाता है, हम अपने मनोविज्ञान में अगर एक भी टॉपिक अगर आपने अधिगम से रिलेटेड पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा ये लाइन को, कि बच्चे को हमेशा उनके इन्वायरमेंट से जोड़ के पढ़ाया जाए, जो वो घर पे सीख रहे हैं वहीं का उदाहरण दिया जाए, जब बच्चे देखे हैं, जिसको बच्चे थोड़ा बहुत जानते हैं, ठीक है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से कठिन की ओर। तो 15 का अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन सही हो जाएगा पहला, ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो बच्चे पहले से जानते हैं
उनसे रिलेट करके अज्ञान जो बच्चे नहीं जानते हैं उनको कनेक्ट करके बताया जाए, ताकि बच्चे जो जान रहे हैं उनसे कनेक्ट करके जो नई चीज़ें जान रहे हैं उनको भी जानना शुरू कर दें। आगे चलते हैं। शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिसमें सिद्धांत में व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। शिक्षण सूत्र से ये क्या होता है कि जो शिक्षण विधियाँ होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं और कई प्रकार के बच्चों के लिए होती हैं। तो जो कई प्रकार के बच्चों के लिए होती हैं वो बच्चे उससे सीख पाते हैं। विधियों को अलग अलग चीज़ों को अलग अलग विधियों से सिखाने से बच्चा अपने जो है आईक्यू लेवल को स्ट्रॉन्ग कर पाता है, चीज़ों को आसानी से सीख पाता है। तो यह कथन किसका है? रूसो का, रिमंड का, हर्बर्ट गुली का, आर.के. शर्मा का। तो 16 के सही आंसर की बात करें तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रिमंड का। ठीक है, आगे देखते हैं। व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं। व्याख्यान जैसे कि आप हिंदी जो हिंदी गद्य पढ़ते हैं उसमें होती है, या पद्य पढ़ते हैं उसमें बहुत ज़्यादा यह होता है कि लिटरेचर होती हैं चीज़ें। हमेशा टीचर जो होते हैं चीज़ों को वर्णित कर रहे होते हैं, डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, हमेशा एक्सप्लेनेशन होती है वहाँ पे। तो बच्चे क्या बन जाते हैं वहाँ पे? मूक, सक्रिय, निष्क्रिय, इनमें से कोई नहीं। मूक वो जो सिर्फ सुने, बहुत कंसंट्रेट न रहें और बोले नहीं, सिर्फ सुने ही। सक्रिय यानी कि बहुत अच्छे से सुने, सक्रिय रहें, और सक्रिय का मतलब यहाँ पे कम्युनिकेट करके बोले। निष्क्रिय मतलब कुछ भी ना करें। ठीक है, तो 17 के सही आंसर की बात कर ली जाए, तो 17 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सक्रिय रहते हैं। व्याख्यान विधि को छोटे बच्चों को व्याख्यान विधि से नहीं पढ़ाया जाता, ये आप याद रखिएगा। वहाँ पे जैसे पियाजे साहब के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के हिसाब से अगर बात करी जाए तो मूर्त जो अवस्थाएं हैं उसमें बच्चों को व्याख्यान विधि से पढ़ाया जा सकता है, जो 7 से 11 वर्ष के बच्चे होते हैं। आगे देखते हैं। स्पष्टीकरण युक्ति का ये नहीं है, नहीं अच्छा, इनमें से कोई नहीं का, ये नहीं आके इधर आ गया था। अच्छा ठीक है, इसको समझ लीजिएगा, ये नहीं है। स्पष्टीकरण युक्ति की विशेषता नहीं है। उपयुक्तता, क्रमता, भाषा, ये सभी। तो देखिए, स्पष्टीकरण मतलब क्लियरिफिकेशन। चीज़ों को आप जब समझा रहे हैं तो कुछ टीचर ऐसे होते हैं, अभी भी हमारे और आपके टाइम में भी आई होप मिले होंगे, जब आप हाई स्कूल या इंटर में रहे होंगे तो कुछ टीचर ऐसे रहेंगे जिनकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी थी, या उनके बोलने का तरीका, समझाने का तरीका इतना बेहतर था कि हमें एक बार में समझ में आ जाता था। लेकिन कुछ टीचर ऐसे थे जो हमें 5 बार भी समझाते थे तो नहीं समझ में आता था। तो ये बातें हो जाती हैं। तो यहाँ पे स्पष्टीकरण की युक्ति की विशेषता नहीं है। उपयुक्तता, क्रमता, भाषा, ये सभी। तो 18 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन मेरे हिसाब से कि हो जाना चाहिए आपका चौथा ऑप्शन। इसमें इन चारों स्पष्टीकरण युक्ति की विशेषता के लिए ये चारों ही जरूरी नहीं है, विशेष महत्व नहीं रखते। क्योंकि देखिए, क्लेरिफिकेशन के लिए, चीज़ों को समझाने के लिए भाषा उपयुक्त है। लेकिन आपके हिसाब से क्या लग रहा है? क्योंकि कई प्रैक्टिस सेट में मैंने ढूंढा तो मुझे यही ऑप्शन उसमें सही मिला। अगर आपको भी यही ऑप्शन सही लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाँ, क्वेश्चन का आंसर सही है। अगर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन है तो खुद ढूंढें, मैं भी ढूंढूंगी। अगर ये क्वेश्चंस के सही आंसर मिल जाते हैं तो हम साझा करेंगे आपके साथ। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। भ्रमण प्रविधि के चरण हैं, ठीक है। शैक्षिक उद्देश्य का प्रकरण व चुनाव। भ्रमण विधि से पढ़ाने का मौका बच्चों को उनको दिया जाता है। कहा जाता है कि जो भ्रमण से बच्चे जो चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि जब बच्चे भ्रमण प्रविधि के द्वारा चीज़ों को सीखते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से चीज़ों को देखते हैं, छूते हैं, उनको समझते हैं किस प्रकार से है। जैसे किसी भी लैब में एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है, या कोई नई जगह पिकनिक पे घूमने लेके जाना, वहाँ पे ऐतिहासिक चीज़ों को समझाना। और जो बच्चे ऐतिहासिक चीज़ बुक में अगर देख के पढ़ते हैं तो उतना समझ में नहीं आता, जब वहाँ पे वो पहुँच के भ्रमण करके जब समझेंगे तो पर्यटन स्थल का चयन, पर्यटन स्थल हेतु सामग्री, उपयुक्त सभी। तो 19 के सही आंसर की बात करें तो चरण सबका है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। शैक्षिक उद्देश्य है या प्रकरण का चुनाव है। शैक्षिक उद्देश्य के लिए भ्रमण, हाँ। पर्यटन स्थल का चयन होगा, कहाँ घूमने जाना है वो चयन पहले करेंगे। उसके बाद वहाँ जाने के लिए क्या क्या सामग्री हमें ज़रूरत है उनके हम एक डाटाबेस बनाएंगे। तो उपयुक्त सभी क्वेश्चन सही हो जाएगा। प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक प्रयुक्त होती है। इतिहास विषय में, भाषा विषय में, विज्ञान विधि में, विज्ञान विषय में, नागरिक शास्त्र विषय में। तो 20 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट जहाँ होता है, प्रदर्शन की बात हो जाती है, जहाँ पे प्रयोग प्रदर्शन की बात हो जाती है वो हमेशा विज्ञान विषय में हो जाती है। आप लोगों ने हमेशा चाहे जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री जो भी पढ़ा होगा, फिजिक्स, आपने हमेशा लैब की होगी, आप जानते होंगे। आगे चलिए, खेल प्रविधि के लिए आवश्यक है।
स्वतंत्रता, रचनात्मकता, मानसिक शक्तियों का विकास, उपयुक्त सभी। तो देखिए, वो बच्चे ही खेल सकते हैं जो स्वतंत्र हों, जो माइंड से, ऐसा नहीं कि घर परिवार से स्वतंत्र हो, जैसे कि किशोरावस्था में हर वयस्क चाहते हैं कि हम स्वतंत्र हों, हमारे पे कोई एक बाउंडेशन ना हो, वो वाली स्वतंत्रता नहीं। बच्चे माइंड से स्वतंत्र हों कि उन्हें, वैसे छोटे बच्चे होते हैं तो माइंड से हमेशा स्वतंत्र ही होते हैं, उन फ्रीडम होती है उनको, तो ये तो आवश्यक है ही। रचनात्मकता, क्रिएटिविटी हो बच्चे में, ताकि खेल खेल में वो कुछ नई चीज़ें सीख पाए। और मानसिक शक्तियों का विकास भी होता है। मानसिक शक्तियाँ क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि बच्चा जब, हेल्थ ही बच्चे की ठीक नहीं होगी तो बच्चा किस प्रकार से चीज़ों को खेलेगा या किस प्रकार से कम्युनिकेट करेगा, किस प्रकार से बच्चों से नई चीज़ें सीखेगा। तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। खेल प्रविधि में ये तीनों आवश्यक हैं। शिक्षण प्रविधियों के प्रकार हैं प्रश्नोत्तर, वर्णन, कहानी कथन, यह सभी। तो आप जैसा कि जानते हैं, आप सभी लोगों ने शिक्षण की, ऐसा कि नहीं कोई एजुकेशन से बचा हुआ, आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आप एक अच्छे वेल एजुकेटेड पर्सन होंगे, है कि नहीं। तो हमें प्रश्नोत्तर विधि से पढ़ाया जाता है, ये बात सही है। वर्णन विधि होती है जहाँ हम इंग्लिश लिटरेचर और हिंदी लिटरेचर की बात करते हैं, इंग्लिश पोइट्री या हिंदी काव्य की बात करते हैं, वर्णन भी होता है। कहानी कथन होता है जब हम सप्लीमेंट्री या नाटक, सारांश और कहानी, इस तरह से चीज़ों को पढ़ते हैं। तो ये सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना आसान है, आप देख पा रहे हैं। क्रियापरक यानी कि कर के सीखना, क्रियापरक आधारित शिक्षण विधि है कौन सी? प्रोजेक्ट विधि, किंडरगार्टन विधि, खेल विधि, यह सभी। तो देखिए, 23 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो आप जानते हैं प्रोजेक्ट विधि का मतलब है जब एक्सपेरिमेंट करने की बात जहाँ आती है वो प्रोजेक्ट विधि हो जाता है। खुद से करके सीखना, जैसे बच्चों से कह दिया गया कि बेटा आप अपने आसपास पड़ोस में 5 ऐसे पेड़ों की अलग अलग पत्तियों को लेके आइए और फिर उनका नाम नीचे रखिए, लिखिए, तो वो प्रोजेक्ट विधि हो गया। किंडरगार्टन मतलब बगीचे में फ्रोबेल द्वारा दिया गया है, फ्रोबेल द्वारा दिया गया है किंडरगार्टन विधि, और ये बगीचे में ले जाके बच्चों को खिलवाते हैं, चीज़ों को वहाँ पे सीखने का, इन्वायरमेंट से, पर्यावरण से सीखने का मौका मिलता है, जो ईवीएस के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। खेल विधि भी वही है, तो यह सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही होगा 23 की। 24 के सही आंसर की बात कर ली जाए, बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है, आप जानते हैं, बालक का सर्वांगीण विकास, बालक का मानसिक विकास, बालक का शारीरिक विकास, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप जैसा कि जानते हैं, हमेशा आपने जो है स्टूडेंट सेंटर एजुकेशन हमेशा बात सुनते होंगे कि जहाँ पे है ये कीवर्ड है, आपको याद रखना है, सीटेट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो हाँ, यही बात है, बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य यही होता है कि हमेशा बच्चों को सर्वांगीण विकास दिया जाए, उनको मन से, आईक्यू लेवल से, शरीर से क्रिएटिव उनको बनाया जाए, पूरे सारे तरीके से बच्चों को एक व्यवस्थित विकास के लिए जो है बाल केंद्रित शिक्षण का यही उद्देश्य है, और बालक का सर्वांगीण विकास इससे होता है। शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजन और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि कौन सी है? व्याख्यान प्रविधि, खेल प्रविधि, स्पष्टीकरण प्रविधि, अवलोकन एवं निरीक्षण। तो देखिए, 25 की अगर सही आंसर की आप बात करेंगे तो व्याख्यान विधि कहीं ना कहीं हमने कहा छोटे बच्चों के लिए सही नहीं है, क्योंकि जब आप कहानी सिर्फ एक ऐसी चीज़ है, कहानी के माध्यम से अगर आप चीज़ों को पढ़ाते हैं तो बच्चा थोड़ा सा इंटरेस्ट ले सकता है, बट थोड़ा ही नहीं, बहुत। लेकिन जब आप टॉपिक कोई उठा लें, जैसे कि मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है और कोई ऐसी टॉपिक आप सिर्फ लेक्चर देते जा रहे हैं तो बच्चा उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, वो आनंददायक नहीं, बच्चा बोर होने लगेगा, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। स्पष्टीकरण, बच्चों को प्रूफ करने की अभी बच्चा सीखेगा, प्रूफ करना अभी उसको नहीं आता उतना, अभी उसको एज डिफरेंस चाहिए 7 to 11 के लिए। अवलोकन एवं निरीक्षण, तो सबसे ज़्यादा आनंददायक बच्चों को खेल प्रविधि से पढ़ाया जाएगा तो बेहतर होगा ऑप्शन के हिसाब से। सूक्ष्म शिक्षण सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है जो छोटे आकार की कक्षा में कम समय में पूर्ण होती है, यह कथन किसका है? DW एलन, VM शोर, बुश, इनमें से कोई नहीं। 26 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो एलन साहब ही हैं जो ये कहते हैं कि GW एलन ये कहते हैं कि शिक्षण क्या है? सूक्ष्म शिक्षण बहुत ही छोटी प्रक्रिया है जो एक छोटे से कक्षा में सभी बच्चों को सिखाने के काम में आती है और बहुत ही कम समय में पूरी होती है। छात्रों में प्रशिक्षण के समय विकसित किया जाता है, क्या किया जाता है? कौशल,
प्रेरणा, व्यक्तित्व या ज्ञान। प्रशिक्षण का मतलब है कि हम जब कोई चीज़ बच्चे को सिखाते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या उसमें क्या ध्यान दिया जाता है बच्चे में कि इस चीज़ के विकसित ज़्यादा हो। 27 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो आपको पता है बच्चे का व्यक्तित्व कुछ हद तक हम नहीं चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उनके व्यक्तित्व के हिसाब से हमें चेंज होना है एज ए टीचर। किसी भी विज्ञान के बुक में आपने नहीं देखा होगा कि ये कहा जा रहा है कि आप जो है अपने हिसाब से बच्चों को ढालिए। हमेशा आप यही पढ़ेंगे कि बच्चे के हिसाब से स्कूल का इन्वायरमेंट चेंज होना चाहिए, टीचर को चेंज होना चाहिए, सब्जेक्ट के पैटर्न को, उनकी पाठ्य वस्तु को चेंज होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है वो बच्चों को देख के बनाई जाएंगी, ये नहीं कि स्कूल या शिक्षक के हिसाब से बनाए जाएंगे। तो हमेशा जब छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है तो उनके कौशल पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है ना। हाँ, ये बात है कि इन तीनों पे भी ध्यान दिया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया जाता है प्रशिक्षण के समय वो उनका कौशल, कि वो जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जैसे कि फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो बच्चा जो भी हमने थ्योरी बताई कि बच्चा अपना कितना योगदान दे पा रहा है, चाहे वो बड़ा बच्चा हो या छोटा बच्चा। जैसे कोई पोएम पढ़ाई गई तो बच्चा कितना जो है चीज़ों को कर पा रहा है। प्रस्तावना प्रश्न का संबंध है पूर्व ज्ञान से, विषय वस्तु से, शिक्षक ज्ञान से, श्रृंखलाबद्धता से। 28 के सही आंसर की बात कर ली जाए, प्रस्तावना प्रश्न मतलब पूर्व ज्ञान से, कि बच्चे ने जो पहले सीखा है उससे जोड़कर नई चीज़ों को सिखाएंगे, बच्चा चीज़ों को सीख लेगा। प्रस्तावना कौशल की विशेषता है, यह पाठ के विकास में सहायक है, यह पूर्व ज्ञान से संबंधित होती है, यह पाठ की भूमिका होती है। उपयुक्त सभी, जैसा कि आप जान के देख के ही जान गए होंगे, आपको पता चल गया होगा प्रस्तावना बुक के पहले ही दी रही होती है और उसका कितना यूज हम लोग करते हैं वो तो बताना नहीं है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। शिक्षकों को प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए, किसके हिसाब से? स्वयं द्वारा, दूसरों के द्वारा, छात्र सहभागिता से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, शिक्षकों को प्रश्नों का निर्माण जो हमेशा करना चाहिए। थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपको हो सकता है आप थर्ड वाला क्वेश्चन करें, इस तरह तो पेपर लीक हो जाएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सी हो जाएगा स्वयं द्वारा, क्योंकि एक शिक्षक को पता होता है कि उसने अपने बच्चे को किस प्रकार से शिक्षा दी है या उनको किस प्रकार से क्वेश्चन को बनाने हैं। जैसे कि हमारे सीटेट के एग्ज़ाम होते हैं तो हमें पूरा वेल मेंटेन पता होता है कि हमारे कितने जो है टॉपिक्स हैं, किन टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये टॉप 30 क्वेश्चन सीटीपी से रहे। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बी मोटिवेटेड। थैंक यू।